नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है जगदीश पाटीदार और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एक बहुत ही लंबे अंतराल के बाद मेरा खेत मेरी प्रयोगशाला @आंबा यूट्यूब चैनल पर। साथियों, यहाँ पर यह जो प्याज की नर्सरी आप देख रहे हैं 6 और 7 अक्टूबर 2025 की इसकी बुआई है और आज हो रहा है 31 अक्टूबर 2025। ऑलमोस्ट 24-25 दिन की यह नर्सरी हो चुकी है। और साथियों, यहाँ पर मेरा उद्देश्य नर्सरी दिखाने का नहीं है कि मेरी नर्सरी किस कंडीशन की है। यहाँ पर साथियों, इस वीडियो के रिकॉर्ड करने का मेन उद्देश्य है अभी की जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, मौसम की दशाएं हैं, लगातार बादल छाए हुए हैं, बारिश हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा खेतों में भी नमी है और जैसा कि हम सब जानते हैं प्याज की नर्सरी बहुत ही नाजुक यह पौधा होता है। नर्सरी स्टेज में इस अवस्था में हमें इसकी बहुत ज़्यादा केयर मेंटेनेंस रखने और रख रखाव करने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल एक बच्चे की तरह इसको हमें पालना पोसना होता है। तो साथियों, इसी को लेकर आज का यह वीडियो हमारा होने वाला है। स्पष्ट एडवाइज़री है आप सबके लिए कि इस कंडीशन में हमें प्याज की नर्सरी को बचाने के लिए क्या क्या सावधानियां रखने चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ। मेरा खेत मेरी प्रयोगशाला @आंबा पर, जहां पर आपको मिलने वाली है प्याज की नर्सरी के रखरखाव, प्रबंधन, मेंटेनेंस की पूरी जानकारी कि हम किस तरीके से इस नर्सरी को बचा सकते हैं, क्योंकि अभी मौसम हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। हमें स्वयं ही अपना साथ देना पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या करना है यह जानना बहुत ज़रूरी है। साथियों, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी। बाकी अगर आप इस प्याज की फसल को इस मौसम की कंडीशन से बचाना चाहते हैं तो यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। पेशेंस बनाकर सब्र के साथ इस वीडियो को पूरा ज़रूर सुने। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस कंडीशन में हमें क्या स्प्रे में लेना चाहिए। सबसे पहले तो बात करेंगे कि यह बीमारी जो रोप कटने की जो हम बात करते हैं वह है क्या। साथियों, इसको आर्द्र गलन या डैम्पिंग ऑफ बीमारी बोलते हैं, जिसमें इस तरीके से पौधे ख़त्म होने लग जाते हैं धीरे धीरे ये। और साथियों, पहली बात तो यह डैम्पिंग ऑफ या आर्द्र गलन बीमारी होती है। दूसरी बात, यह किस तरीके से फैलती है। तो साथियों, यह एक मृदा जनित रोग है जो फफूंद से फैलता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक फफूंद से यह बीमारी फैलती है, जो कि मृदा जनित फफूंद है, मृदा जनित रोग है। इसलिए साथियों, अब चूँकि यह मृदा जनित बीमारी है तो यहाँ पर हमें ध्यान ये देना होगा कि पौधे की बजाय हमें मिट्टी का उपचार करना चाहिए। मिट्टी का हमें उपचार करना पड़ेगा। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा फंजीसाइड मृदा में पहुंचाएंगे, मिट्टी में पहुंचाएंगे, उतना हम ज़्यादा कारगर तरीके से इस फंगस को रोक पाएंगे। तो ये तो बात हो गई बीमारी क्या है और इसके फैलाव का तरीका क्या है इसके ऊपर। अब बात करते हैं इसकी रोकथाम कैसे की जाए और इसके फेवरेबल कंडीशन क्या है, किस कंडीशन में यह बीमारी ज़्यादा फैलती है। तो साथियों, इस बीमारी के लिए फेवरेबल कंडीशन है ज़रूरत से ज़्यादा नमी, अत्यधिक नमी में यह रोग ज़्यादा फैलता है। और जैसा कि हम सब देख रहे हैं, अभी वर्तमान स्थितियां यही है, लगातार
बारिश हो रही है, बादल बने हुए हैं, धूप निकल नहीं रही है, जिसकी वजह से ज़मीन में ज़रूरत से ज़्यादा नमी बनी हुई है। तो ये हो गई इसकी फेवरेबल कंडीशन, बीमारी के रोग के फैलने की दशा क्या है। अब बात करते हैं इसका उपचार, इसका रोकथाम, इस पर नियंत्रण कैसे पाया जाए। तो साथियों, इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ फंजीसाइड है जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेनकोजेब 63% प्लस कार्बेंडाजिम 12%। साफ के नाम से जो प्रोडक्ट आता है, जिसमें मेनकोजेब 63% और कार्बेंडाजिम 12% दो सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का कॉम्बिनेशन है, उसकी हम 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे तो क्या है, पहले फिर से मैं बात को अपनी रिपीट करता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी का उपचार करना है। तो हम स्प्रे भी अगर करते हैं तो उस चीज़ को, उस केमिकल को, उस फंजीसाइड को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में फैलाना है। वो पौधों की पत्तियों के ऊपर रहे, गिरे न गिरे, चिपके, टिके न टिके, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जितना ज़्यादा वो फंजीसाइड ज़मीन में जाएगा उतना ही ज़्यादा इस फंगस पर नियंत्रण पाने में हम कारगर रहेंगे। यह हो गया पहला फंजीसाइड। दूसरा हम बात करते हैं मेनकोजेब 4% प्लस मेटालेक्सिल 64%, जो कि रेडोमिल या रेडोमिल गोल्ड के नाम से एक प्रोडक्ट आता है। इसमें भी 2 फंजीसाइड है, एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, एक सिस्टेमिक फंजीसाइड है। इसकी भी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरे फंजीसाइड के रूप में हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो कि ब्लू कॉपर के नाम से आता है, जिसमें आपका 57% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड पाया जाता है, उसको हम ले सकते हैं, जिसकी कि हम 1 से 1.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे सॉल्यूशन बना सकते हैं। इसके अलावा साथियों, चौथे प्रोडक्ट के रूप में हम कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, जिसमें 46.1% 46.1% कॉपर पाया जाता है, जिसकी कि हम आधे से 1 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के अनुसार घोल बनाकर इसमें हम छिड़काव ज़मीन पर या पौधे पर कर सकते हैं। ये तो साथियों हो गई फंजीसाइड की बात। इसके साथ में हमें यहाँ पर साथियों एक एंटीबायोटिक भी स्प्रे में साथ में शामिल करना चाहिए, जिसमें कि हम कासुगामाइसिन या स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या वेलिडामाइसिन, इन तीनों में से किसी भी एक एंटीबायोटिक को हम स्प्रे सॉल्यूशन में ले सकते हैं। यह तो बात हो गई साथियों स्प्रे की। इसके अलावा साथियों, वैसे तो सिंचाई की बात करना यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि हम एक तरफ बात कर रहे हैं कि ज़्यादा नमी में इस रोग का फैलाव होता है, और दूसरी तरफ अगर हम इतनी नमी होने के बाद भी अगर सिंचाई की बात करेंगे तो यह द्वैध वाली बात हो जाएगी, दो मत वाली बात हो जाएगी। फिर भी जैसे ही ज़मीन में नमी कम होती है, हम इन सभी प्रोडक्ट का, जो कि जैसे कि बेटालेक्सिल, मेनकोजेब, रेडोमिल वाला प्रोडक्ट बताया, साफ़ है, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, ब्लू कॉपर है, या कॉपर हाइड्रोक्लोराइड, कोसाइड, इनमें से कोई भी फंजीसाइड हम ड्रम में घोल बनाकर 200 लीटर पानी में 200 ग्राम या 250 ग्राम फंजीसाइड का घोल बनाकर साथ में जड़ में लगने वाले कीड़ों के नियंत्रण के लिए क्लोरोपाइरीफास 20% या 50% को एक ड्रम में आधा लीटर का घोल बनाकर सिंचाई जल के साथ ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं। साथियों, हमें जूझना तो पड़ेगा इसके लिए, या फिर सिंचाई अगर नहीं कर सकते हैं, ज़मीन में नमी ज़्यादा है, तो हम अभी इस पर्याप्त नमी में इन में से किसी भी प्रोडक्ट को यूरिया में या फिर राख में या मिट्टी में, बालू रेत में, किसी में भी मिक्सचर बनाकर खेत में भुरकाव कर सकते हैं, ताकि यह फंजीसाइड प्रोडक्ट ज़मीन में फैल कर अपना जाल बना ले और उस फंगस को ज़्यादा फैलने न दे, जिसकी वजह से आपकी नर्सरी ख़राब होने वाली है, और इस तरीके से आप अपनी प्याज की नर्सरी को बचा सकते हैं। साथियों,
इसी के साथ अंत करते हैं आज के इस वीडियो का। धन्यवाद। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।